वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है, आपको पता है ना, हम एंडोक्राइन सिस्टम कर रहे थे और मैंने आपको बताया एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जिसमें क्या है, डक्ट्स नहीं है। डक्ट्स से मतलब जैसे हम बोला जाता है कि जिसमें क्या है, पाइप या वेसल्स नहीं है, ये डक्ट सिस्टम है। डक्ट सिस्टम इसमें नहीं है। सो हमने इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड स्टडी कर लिया, हमने इसमें स्टडी कर लिया कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, हमने पैराथायराइड ग्लैंड स्टडी कर लिया, हमने एड्रीनल ग्लैंड स्टडी कर लिए, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें पेनक्रियास स्टडी किया। जो आज हम स्टडी करना है वो है गोनेड्स। आज जो हमने इसमें टॉपिक स्टडी करना है वो क्या है, गोनेड्स। सो गोनेड्स क्या होते हैं? गोनेड्स जो हैं ये मेल और फीमेल जो सिस्टम है उसके अंदर पाए जाते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव के जो ऑर्गन उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें टेस्टिस बोला जाता है, जो मेल गोनेड्स हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें ओवरीज बोला जाता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें ओवरीज बोला जाता है। इसके अलावा अब इनका क्या काम है? एक तो ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। गैमीट्स प्रोड्यूस करने के अलावा क्या करते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल जिन्हें बोला जाता है सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि जो मेल है उसका स्ट्रक्चर बनता है और जो फीमेल है उसका स्ट्रक्चर, कि मेल जो है वो मेल बनता है और फीमेल क्या बनती है, फीमेल बनती है। तो ये ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से मेल और फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंशिएट होता है। इसके अलावा टेस्टिस जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसे बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे क्या बोला जाता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसे बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। और इनकी वजह से क्या होता है कि इनकी टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है, जो मेल के सेकेंडरी सेक्स जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, हम देखते हैं कि दाढ़ी आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से इसके अलावा उनकी जो आवाज़ है वो भारी होनी शुरू हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है? ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसकी वजह से होता है। जो नेक्स्ट है वो है ओवरीज, जो है वो क्या सिक्रीट करती हैं, ओवरीज करती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों की वजह से क्या होता है, ये दो हार्मोन्स ओवरी सिक्रीट करती हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि जो लेडीज हैं, जो लड़कियां हैं, उनके अंदर जो है जो लेडीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो है बिल्डअप होने शुरू होते हैं। सो ये क्या है, ये गोनेड्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक हमें पता है, हम कहते हैं हमने फीडबैक लेनी है। तो फीडबैक क्या होता है, किसी से भी जो है हम देखते हैं कि इस जो एक मैकेनिज्म हो रहा है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, और फिर उस इफेक्ट को चेंज करने के लिए अगर वो सही है तो सही है, लेकिन अगर वो सही नहीं है तो उसे चेंज करके सही करने की कोशिश की जाती है। ये फीडबैक होता है ना। सो फीडबैक का मैकेनिज्म क्या है? अब जो है ना, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, क्योंकि इतने सारे ग्लैंड्स है तो क्या होता है कि इनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना वो कॉन्स्टेंट रेट पे नहीं सिक्रीट हो रहे होते। जरूरी नहीं है कि एक ही रेट पे इनके जो हार्मोन्स है वो सिक्रीट हो रहे हो। अब जो है ना, इनके जो रेट होता है वेरी करता है नीड ऑफ बॉडी के मुताबिक। कुछ में क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड की ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो पिट्यूटरी हार्मोन है जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ज़्यादा ज़रूरत होगा, कुछ में होगा ये कम ज़रूरत होगा। इसी तरीके से कुछ में कैल्सिटोनिन, अब जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं उनके लिए क्या होगा, कैल्सिटोनिन ज़्यादा ज़रूरत होगा, कुछ में क्या होगा, कैल्सिटोनिन कम ज़रूरत होगा। सो बॉडी नीड्स के मुताबिक क्या होता है, ये हार्मोन्स वर्क करते हैं, ठीक है। बहुत सारे और फंक्शंस की तरह जो हार्मोन की सिक्रेशन है वो कौन रेगुलेट कर होता है, उसके लिए भी फीडबैक मैकेनिज्म होता है। और जो कंट्रोल कर रहा है वो क्या है, हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस सेंटर है वो कंट्रोल कर रहा है। मैंने आपको बोला था ना कि ब्रेन क्या है, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन में एक पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है क्या है, हाइपोथैलेमस, वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है कि उस तरीके से क्या कहते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब होता है कि हम रेगुलेट कर रहे हैं जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर। फीडबैक मैकेनिज्म दो किस्म के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक क्या है? नेगेटिव फीडबैक एक आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीजेस और इनहिबिट्स द प्रोसेस। फॉर एग्जांपल कि इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस है, जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या करता है। फॉर एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है ब्लड में इंक्रीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो गई है। तो ये क्या करेगी, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या होगा, ये अब क्या कहेगा, नेगेटिव सिग्नल देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है क्या हो जाता है, ये स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक है कि जो रिएक्शन है उसके ऑपोजिट होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि उसे स्टॉप कर देना चाहिए। सो ये क्या है, आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीजेस और इनहिबिट्स द प्रोसेस। तो आउटपुट
आउटपुट में क्या होता है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, या वो प्रोसेस जो है वो डिक्रीज होने शुरू हो जाता है। दिस मैकेनिज्म वर्क्स टू रिटर्न द कंडीशन टुवर्ड इट्स नॉर्मल वैल्यू। ये किस वजह से होता है कि ये नॉर्मल वैल्यू आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ब्रेन क्या करता है, मैसेज सेंड करता है बॉडी पार्ट्स को अब जो है एक्सरसाइज कम कर दी जाए ताकि जो ब्लड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है वो कम हो जाए। तो ये क्या करता है, नॉर्मल वैल्यू में चलाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक और एग्जांपल बताई जाए तो जैसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है राइज होनी शुरू हो जाती है। जब ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाता है, जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज क्या करता है, पेंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन। इंसुलिन को क्या बोला जाता है, इंसुलिन का एक और नाम है जिसे बोला जाता है ग्लूकोफेज। इंसुलिन को क्या बोला जाता है, इंसुलिन को बोला जाता है ग्लूकोफेज। ग्लूको बोला जाता है ग्लूकोफेज। तो ग्लूको किसे बोला जाता है, ग्लूको बोला जाता है ग्लूकोज को, और फेज बोला जाता है ईट करने को। तो ग्लूकोफेज का मतलब है कि ये क्या करता है, ग्लूकोज को ईट करता है। तो इंसुलिन का एक और नेम है ग्लूकोफेज, इसका मतलब है ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को ईट कर रहा है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जब इसकी कंसंट्रेशन आए, जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि इंसुलिन रिलीज करनी है ताकि हमारी जो ब्लड शुगर है उसे कंट्रोल किया जा सके। इंसुलिन जो है रिलीज होती है, लेकिन क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप जो ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए 121 ml, ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारा जो हमने फूड लिया हमारे अंदर ग्लूकोज हो गया 150 ml। तो इंसुलिन अगर रिलीज हो रही है तो इंसुलिन क्या करेगी, इसकी जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसे कम कर देगी, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम कर देगी। तो जो इंसुलिन है वो क्या करती है, हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है उसे मेंटेन करती है। अब जो है ना, अगर क्या होता है कि अब जब ये नॉर्मल कर दिया, फॉर एग्जांपल हमारे 121 थी, तो अब जो है ना इंसुलिन ने क्या किया 121 ले आए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इंसुलिन की अब जरूरत नहीं रही है। अब अगर इंसुलिन होगी तो इंसुलिन क्या करेगी, 121 से भी नीचे ले आएगी। फॉर एग्जांपल ये 90 पे ले आएगी, ये 75 पे ले आएगी। अब ये क्या होगी, ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी। सो जो ही ये 121 पे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल पहुंचेगा तो जो इंसुलिन है इसको बंद कर दिया जाएगा। इंसुलिन को क्या कर दिया जाएगा, इंसुलिन को रोक दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि अब अगर वो हुई तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। ये है नेगेटिव फीडबैक कि जो क्या कर रहा है, जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है अगर वो उसकी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे इनहिबिट कर दिया जाएगा। इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप करना, तो इंसुलिन को क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। इसी के लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे अंदर क्या है, ब्लड की जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो कम है, फॉर एग्जांपल 75 है, हमें कितनी चाहिए 121, तो अब हमें 121 चाहिए तो क्या होगा, उस वक्त जो रिलीज होगा वो क्या होगा, ग्लूकागोन। उस वक्त जो रिलीज होगा वो क्या होगा, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसे इंक्रीज करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। हमारे अंदर क्या है, हमारे बताया हमारे अंदर स्टोर जो फूड होता है किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है। अब जब ये ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर है तो ये क्या करता है, उसे ब्रेक डाउन करता है, स्टोर नहीं रहने देता, क्या कर देता है, हमारे ब्लड में शामिल कर देता है। अब क्या होगा कि हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन जब ग्लूकागोन एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा, हमारा जो ग्लूकोज स्टोर हुआ है उसे हमारे ब्लड में शामिल करेगा और दोबारा क्या कर देगा, नॉर्मलाइज 121 कर देगा। ठीक, अब जब ये उसे नॉर्मलाइज कर देगा, ग्लूकागोन उसे नॉर्मलाइज करेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब क्योंकि ग्लूकागोन की जरूरत नहीं रही है क्योंकि ब्लड की जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है नॉर्मल हो गई है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, ग्लूकागोन को भी इनहिबिट कर दिया जाएगा या इसकी कंसंट्रेशन को लो कर दिया जाएगा। ये क्या है, ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि एक चीज जो है उसे स्टॉप कर दिया जाता है ताकि वो आगे अपना फर्दर रिएक्शन ना कर सके, तो ये क्या उसके ऊपर नेगेटिव असर है। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है कि जो है अब कोई ऐसे चेंजेस जिसकी वजह से हम जो है ना वो चीज जो सिक्रेट कर रही है उसे इंक्रीज कर दें। फॉर एग्जांपल कि जब बच्चा जो है वो फीड कर रहा होता है, जब बच्चा फीड कर रहा होता है तो उसकी वजह से क्या करता है, वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो रिलीज हो रहा होता है। तो जब वो बच्चा फीड कर रहा होता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन और ज्यादा रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन और ज्यादा रिलीज होता है ताकि जो लैक्टोज है, जो लैक्टिक शुगर है वो ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो ये क्या है, ये है एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ताकि मिल्क की जो प्रोडक्शन है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है।
तो ये क्या है कि जब बेबी एक फीड कर रहा है, एक बच्चा फीड कर रहा है, तो उस वक्त क्या होता है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। लेकिन क्या होता है जब वो बार बार ज़्यादा फीड करता है तो क्या होता है ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ताकि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का निज़ाम। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं वो हम स्टडी करते हैं। अब नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स होते हैं हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है वेस्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स का मतलब है जैसे पैरालिसिस वगैरह जिसे बोला जाता है, फॉलिस वगैरह हो जाता है, ठीक है। इंसान का जिस्म जो है वो फ्लूज हो जाता है, इंसान चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, कोई भी जिस्म का पार्ट या बाज़ का फुल बॉडी, बाज़ का बॉडी का कोई एक पार्ट, तो वो क्या होता है पैरालिसिस। इसे क्या बोला जाता है वेस्कुलर डिसऑर्डर। वेस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब है कि जो वेसल्स हैं उनके अंदर क्या हो गया, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पैरालिसिस हुआ है। देन है फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर होता है कि ब्रेन का कोई पार्ट है वो काम निकालने से एपिलेप्सी बोल जाता है, मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं। सो ये क्या है, ये दो ऑर्डर्स हैं, एक वेस्कुलर डिसऑर्डर और एक एपिलेप्सी डिसऑर्डर। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम। तो वेस्कुलर डिसऑर्डर में आपको बताया है कि वेसल्स की वजह से होता है, तो जब नर्वस सिस्टम तक ब्लड सप्लाई नहीं हो सकती तो क्या होता है वेस्कुलर डिसऑर्डर होता है। और फंक्शनल डिसऑर्डर क्या होता है कि नर्व इम्पल्स की जनरेशन में क्या होता है, कोई मसला होता है, हम फौरी तौर पे किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे होते हैं। मिर्गी के दौरे में क्या होता है कि बाज़ का छोटी सी चीज़ को देख के इंसान बेहोश हो जाता है। तो ये क्या होता है कि किसी चीज़ को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। आपको पता है रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि हम फौरन किसी भी चीज़ पे एक्शन ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारा स्पाइनल कोड कंट्रोल कर रहा है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है वो एक्शन सही करके जनरेट नहीं हो पा रहा, तो वो क्या है वो एपिलेप्सी है। इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो पैरालिसिस है, पैरालिसिस इज द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप। तो कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है एक या बहुत सारे मसल ग्रुप का। इट इज मोस्ट ऑफन काज्ड बाय डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जब कोई मसला होता है, उनमें कोई डैमेज होता है, तो क्या होता है इसकी वजह से पैरालिसिस यानी इंसान को फालिज हो जाता है। द डैमेज में बी ड्यू टू स्ट्रोक, रप्चर इन ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्ट्रोक की वजह से, अचानक किसी धचके की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल धचका क्या हो सकता है कि ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ब्रेन के अंदर भी तो नर्व्स प्रेजेंट है ना, उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है खुदा न खास्ता वो क्या हो गई है, वो फट गई हैं, यानी उनमें कोई मसला होने शुरू हो गया, तो हमारे दिमाग में क्या होता है खून जमने शुरू हो जाता है, इसकी वजह से फॉलिज हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि या फिर दिमाग में खून जमने, या वो जो ब्लड वेसल्स जो ब्रेन में ब्लड वेसल्स गई हैं उनमें खून जमने शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पैरालिसिस हो सकता है। या फिर जो पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस क्या करता है हमारे ब्रेन में पॉइजन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन में फ्लूज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है पूरी बॉडी जो है वो फालिज का शिकार हो जाती है। अब जो है ना जो पैरालिसिस है वो क्या हो सकता है, वीक भी हो सकता है कि पूरी बॉडी में जो है ना एक जो है ना वीक पैरालिसिस हो उनकी बॉडी में, और जो है ना या ये भी हो सकता है कि एक बॉडी की एक साइड पे क्या हो पैरालिसिस हो जाए। और ये क्या होता है कि जो है अब एक साइड पे होने का क्या मतलब है कि या तो जो 4 लिम्स है, यानी जो हमारी 4 लिम्स है उनके अंदर पैरालिसिस हो जाता है, यानी बॉडी का जो लोअर पार्ट है उसके अंदर क्या हो जाता है पैरालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो है वो नर्वस डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि नर्व इम्पल्सेस जो है ना एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है, नर्व इम्पल्सेस का एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है। अब नर्व इम्पल्सेस एक अमाउंट में तो सही है, हम सही रिस्पॉन्स शो करेंगे, लेकिन जब इनका एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा तो उसकी वजह से क्या होता है बॉडी सेंसिटिव हो जाती है, तो वो ज़रा सा शॉक जो है इंसान को क्या कर देता है, इंसान को बेहोश कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान को झटके लगने शुरू, इसकी वजह से अनप्रोवोक्ड सीजर्स होने शुरू हो जाते हैं, तो इंसान को झटके लगने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। लेकिन क्या होता है कि ये जो सीजर होता है ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी सीजर होता है, और ये एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन को जो है शो करता है कि क्या है कि ये जो झटके लग रहे हैं बॉडी के जो ब्रेन है वो क्या है एबनॉर्मल है। तो ये यूजुअली नहीं होते हैं, ये उस वक्त होते हैं जब उनके ऊपर कोई स्ट्रेस आ रहा होता है, उन्हें किसी चीज़ की परेशानी होती है ऐसे लोगों को, तो उनके ऊपर क्या होता है उस वक्त उन्हें क्या होते हैं एपिलेप्सी या जो मिर्गी के दौरे हैं वो पड़ते हैं। यंगर पीपल में जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, उनमें जो होते हैं ये जो एपिलेप्सी होती है जेनेटिक या डेवलपमेंटल कॉजेज की वजह से होती है, या तो उनके जीन्स में कोई मसला है, या ड्यूरिंग उनके डेवलपमेंट उनके अंदर ब्रेन जो है वो सही करके डेवलप नहीं हुआ है, या फिर उनके स्पाइनल कोड में कोई मसला है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं ये ज़्यादा जनरेट होती हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 से ऊपर है उनके अंदर होता है कि खुदा न खास्ता ऐसे लोगों में ब्रेन ट्यूमर्स बनने शुरू हो जाते हैं। ब्रेन के अंदर क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है एक्स्ट्रा ग्रोथ होने शुरू हो जाती है ब्रेन सेल्स की, तो उनके अंदर क्या होता है ट्यूमर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो जब उनके अंदर ट्यूमर्स बनने शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है एपिलेप्सी हो सकती है।
तो ये क्या है, एक ये वजह है। इसके अलावा हेड ट्रॉमा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, वो भी एपिलिप्सी या ये जो मिर्गी के दौरे हैं वो कॉज कर सकते हैं। एपिलिप्सी का कोई क्योर नहीं है, लेकिन क्या किया जाता है कि इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन जब सीजर्स हो रहे होते हैं, जब उस बंदे को झटके लग रहे होते हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन है। लेकिन ये जो ब्रेन की डिजीज है कि ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। अब जो इसके अलावा जो पेशेंट्स हैं उन्हें क्या किया जाता है, ये मेडिसिन डेली लेनी पड़ती है, ताकि जो है ना वो किसी भी स्ट्रेस की सिचुएशन में उनका वो जो बॉडी को उनके जो झटके लगते हैं, जो सीजर्स आते हैं उनकी बॉडी पे, वो ना आए। ठीक है, दीज आर टर्म्ड एंटीकोलवेसेंट और एंटीपिलिपेटिक ड्रग्स। तो इन्हें एंटीकोलवेसेंट या फिर एंटीपिलिपेटिक ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या किया जाता है ड्यूरिंग सीजर अटैक, जब वो झटके लग रहे होते हैं, जो पेशेंट का कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पेशेंट्स के माउथ में नहीं रखना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, सीरियस इंजरी, हम कहते हैं कि उनके माउथ में कोई चीज़ रख दे कि उन्हें होश आ जाए। अगर उसके माउथ में हम कोई चीज़ रखेंगे तो उसकी वजह से उन्हें सीरियस इंजरी हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो पेशेंट है वो क्या करे, अपनी ही जो ज़बान है उसे काट ले, क्योंकि उसे उस वक्त होश नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या है कि जो है एपिलेप्सी वर्क करती है। इसके अलावा जो नॉलेज है और जो है नर्वस सिस्टम का, उसकी वजह से इंसान ने मेडिसिन की फील्ड में और डायग्नोसिस की फील्ड में बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम के ट्रीटमेंट्स ईजाद किए हैं। इसकी वजह से जो है एपिलेप्सी को, अब हमें पता है कि एपिलेप्सी में जो सीजर्स अटैक है उन्हें तो हम रोक सकते हैं, लेकिन पैरालिसिस का इलाज भी मुमकिन है। इसके अलावा मैंने जो है वो ऑर्गन्स भी डिस्कवर किए हैं ब्रेन के, जिनमें क्या होता है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आती है। हमें पता है ना, हमने न्यूरॉन्स पढ़े हैं, तो सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं ब्रेन के। वो एरियाज भी देखे हैं और वो एरियाज भी देखे हैं जो मैसेज सेंड करते हैं फैक्टर्स को, जहाँ पे हमने रिस्पॉन्स शो करना होता है। ब्रेन का वो पार्ट जो मैसेज सेंड करते हैं रिस्पॉन्स शो करने के लिए, वो भी साइंस ने इतनी तरक्की की है, उन्हें पता है कि कौन सा पार्ट के यहाँ पे मैसेज सेंड करता है। ऐसा नॉलेज जो है बहुत सारे जो अगर ब्रेन सही काम नहीं कर रहा तो माल फंक्शनिंग का ब्रेन को ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है हमारी एक्सरसाइज है, रिव्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रोसेस। सो उसमें पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रोसेस दैट कैरी नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी आर कॉल्ड। ऐसी चीज़ें जो सेल बॉडी से दूर लेके जाती हैं चीज़ों को, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें एक्सन्स बोला जाता है। मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर बताया था ना कि सेल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये डेंड्राइट्स हैं और यहाँ से क्या होते हैं, एक्सन होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, बॉडी से, सेल बॉडी से दूर लेके जा रहे होते हैं नर्व इंपल्सेस को। तो ये क्या है, एक्सन। नेक्स्ट इज द पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम दैट इज इनवॉलंटरी इन एक्शन। नर्वस सिस्टम का वो पोर्शन जो इनवॉलंटरी है, यानी जो खुद ब खुद काम कर रहा है, वो क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नेम से जाहिर हो रहा है क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। विच न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसेस एंड द मेमोरीज। अब मसल मूवमेंट के लिए कौन सा पार्ट नेसेसरी है, सेंसेस के लिए कौन सा पार्ट नेसेसरी है, और इसके अलावा मेमोरी के लिए जो पार्ट नेसेसरी है वो कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हैं पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम। सो हमें पता है कि जो सेरिब्रम क्या है, हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम हियरिंग व्हाट आर द बॉडी फंक्शंस परफॉर्म बाय ईयर। तो सुनने के अलावा हमारा ईयर क्या करता है, ईयर क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करता है। सो ऑप्शन नंबर बी, बॉडी बैलेंस। माइलिन शीथ इज फॉर्म बाय डैश व्हिच रैप अराउंड द एक्सन्स ऑफ सम न्यूरॉन्स। तो इसमें क्या है, जो डेंड्राइट शीट है, जो माइलिन शीट है, वो किससे बनी होती है, वो शेमॉन सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है, शेमॉन सेल से बनी होती है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पार्ट क्या नहीं है, पोन्स, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये सेरिबेलम। तो सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी। इफ यू लुक एट एन इंटैक्ट ह्यूमन ब्रेन व्हाट यू सी द मोस्ट इज लार्ज हाईली कन्वोल्यूटेड outer surface, दिस इज द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर प्रोड्यूस्ड इन द, इंसुलिन और ग्लूकागोन कौन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है। ऑल ऑफ दीस आर हार्मोन्स एक्सेप्ट, सबके सब हार्मोन्स है सिवाय इंसुलिन, ग्लूकागोन, थायरोक्सिन या पेप्सिनोजेन।
पेप्सिनोजिन हार्मोन नहीं है। पेप्सिनोजिन क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है जिसे पेप्सिन बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमारा जो है आज का लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट क्वेश्चन और जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।